जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पे बात कर चुके हैं। अगर से आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखें एंड देन सेकंड पे आए। आज हम लोग जानेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अगर से हम लोग ऐड करते हैं मैन्योर और फर्टिलाइज़र को तो क्या उनका प्रभाव खेती पे देखता है। तो मैन्योर फर्टिलाइज़र को इन जनरली तौर पे हम लोग खाद बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल, द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrient from healthy growth of plant are called manure and fertilizer। यहाँ पे आपको एक डिफिनेशन दिया जा रहा है कि हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र को किन्हें बोलते हैं। ये एक प्रकार का सब्सटेंस जो होता है जिन्हें हम लोग सॉइल यानी कि मिट्टी में मिलाते हैं। वो एक न्यूट्रिशन का काम करता है, आहार का काम करता है और पौधा को वो हेल्थी बनाता है, स्वस्थ बनाता है और ग्रोथ उनकी लंबाई में ये बढ़ावा देता है। कौन? ऐड मैन्योर और फर्टिलाइज़र को ऐड करने के बाद इतना सा आपको होता है। तो और जानना है कि सॉइल supplies mineral nutrition to the crops and these mineral nutrition are essential for the growth of plant in certain areas। farmer grow crop after crop in the same field। तो यहाँ पे एक बात कहा जा रहा है आपको कि एक ही यानी कि एक ही फील्ड में वहाँ पे क्या किया जाता है, एक ही एरिया में दो भी क्रॉप उगाया जाता है लेकिन अलग अलग टाइम पे। सेम फील्ड यानी कि एक ही खेती में। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड या फेलो। इमेजिन करो व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। कहा जाता है कि अगर सॉइल सप्लाई, सॉइल को क्या चाहिए, मिनरल्स चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए। और न्यूट्रिशन आर एसेंशियल, जैसा कि न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रकार का बहुत ही एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक होता है ग्रोथ के लिए, उन्हें बढ़ावा के लिए। एरियाज फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर द क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी कि उसी एरिया में एक क्रॉप किया फिर वो दूसरा क्रॉप खेती लगा दिया। तो फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड या फेलो, यानी कि उसको क्या किया, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, यानी कि खेत को बढ़िया तरीक़ा से प्रिपरेशन वगैरह तैयारी वगैरह नहीं किया और उस पर क्या किया, वो फिर से खेती करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे बहुत ही कम उसका यानी कि उपजाऊ होगा ज़मीन और कि जो उपज जो होता है उनमें क्या आएगी, कमी आएगी। तो कंटिन्यूस कल्टिवेटेड ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर न्यूट्रिशन। ये अगर कंटिन्यूस लगातार हम लोग उनमें खेती करते रहते हैं तो क्या हो सकता है, सॉइल का पुअर न्यूट्रिशन हो सकता है। और देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर उनका न्यूट्रिशन पुअर हो गया यानी कि उसमें आहार मिट्टी में नहीं मिल रहा है जिससे कि पौधा वगैरह ग्रो नहीं कर रहा अच्छा तरीक़ा से और उस पर उपजाऊ भी नहीं हो रहा यानी कि उपज भी नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है उसमें मैन्योर। टू द फील्ड रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। खेत में जो हम लोग मैन्योर डाल रहे हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर या इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट, यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है कि इम्प्रॉपर या हम लोग प्रॉपर वे में नहीं देते, माने कि जब खाद लगने की ज़रूरत थी उस समय खाद नहीं दिए लेकिन उसका अलग टाइम में दूसरे टाइम में दिए हैं, तो उस समय क्या हो सकता है आपका, यानी कि पौधा वगैरह क्या आएगा, रिजल्ट आएगा कि पौधा क्या है, वीक है, कमज़ोर हो जाएगा आपका। यानी कि जिस समय जिसकी ज़रूरत होती है उसी समय उन्हें देना है, प्रॉपर टाइम पे देना। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। आपको यहाँ पे एक सवाल उठता है कि मैन्योर हम लोग किन्हें बोलते हैं। ये मैन्योर क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस उन्हें बोलते हैं जो लिविंग बीइंग से हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि सड़ गल पच जाता है, उनमें पॉलीथीन वगैरह नहीं आएगा। ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, डिकम्पोजिशन, जो सड़ जाए गल जाए। प्लांट या एनिमल वेस्ट, कुछ एनिमल वेस्ट ले लीजिए और प्लांट का कुछ वेस्ट ले लीजिए, वो समझो सड़ गल पच जाता है, वहाँ से क्या बनता है, एक मैन्योर बनता है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेसेस अवॉइड द डिकम्पोज। आप देखे होंगे कि कहीं पे घर वगैरह पे उस पर जो बड़ा सा खाली जगह रहता है वहाँ पे एक गड्ढा टाइप का बना दिया जाता है, उसमें जो लिविंग और प्लांट पौधा और एनिमल का एक्स्ट्रा आता है उसको क्या डालता है, इसमें डालता है, ताकि यहाँ से क्या करता है, वो डिकम्पोज होकर के मैन्योर प्राप्त करता है यहाँ से। तो डिकम्पोजिशन इज काउज्ड बाय सम मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अब डिकम्पोजिशन किसके कारण होता है, उन पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो अपना एक्ट करता है उन पे। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैटर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट वर्मी कंपोजिंग, यानी कि यहाँ पे क्या है,
वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि जैसा कि आप 6 क्लास में देखा होगा, द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्यूर, यानी कि ये जो डिकम्पोज्ड हो रहा है मैटर, ये एक प्रकार का क्या है, आपको ऑर्गेनिक मैन्यूर जाना जाएगा। जैसे बताया आपको ऑर्गेनिक जो है समझाया अभी है, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक मैन्यूर के भी नाम से जानेंगे। तो आपको यहाँ पे है कुछ बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि पौधा को बेटर ग्रोथ कैसे हो, इन विच क्लास वाज द ग्रोथ फास्टेस्ट, फर्टिलाइजर आर केमिकल विच इज रिच इन, आप जानना है यहाँ पे हम लोगों को फर्टिलाइजर क्या होता है। फर्टिलाइजर एक प्रकार का केमिकल है जो रिच इन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जिनमें क्या होता है, सबसे अधिक न्यूट्रिएंट होता है। फर्टिलाइज़र को फैक्ट्री वगैरह में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री वगैरह में केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अ मैन्यूर, ये मैन्यूर से कैसे डिफरेंट है, आप जान सकते हैं। फर्टिलाइज़र को क्या करते हैं हम लोग, केमिकल से मिल करके, केमिकल मिला करके बनाते हैं, लेकिन मैन्यूर को केमिकल से नहीं बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन मैन्यूर क्या होगा, ओनली ऑर्गेनिक होगा। फर्टिलाइज़र आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री, फर्टिलाइजर से आपको बताया कि ये कहाँ पे उत्पादन होता है, इनकी फैक्ट्री में। सम एग्जाम्पल फर्टिलाइज़र आर, कुछ फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल है यूरिया, एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटासियम, एनपीके, एनपीके में क्या आ जाएगा आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सब क्या है, फर्टिलाइज़र, इनमें केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया गया है। The use of fertilizer had helped farmer to get better yield of crop such as wheat, paddy, maize, यानी कि अगर हम लोग फर्टिलाइज़र डालते हैं तो बेटर यील्ड मिलता है हम लोगों को क्रॉप को, जैसे कि वेट में, गेहूं में, पैडी धान में और मेज में अच्छा उपजाऊ होता है। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ, अगर हम लोग एक्सेस यूज़ कर लेते हैं फर्टिलाइज़र का तो इससे क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। हैज़ मेड द सॉइल इज़ लेस फर्टाइल, अगर हम लोग फर्टिलाइज़र का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं तो ये मिट्टी को क्या बना देती है, लेस फर्टाइल बना देती है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी उसमें जो है कि केमिकल मिल करके बना रहता है, इसी कारण से क्या कर देती है, वो मिट्टी को लेस फर्टाइल बना देती है। फर्टिलाइज़र हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, फर्टिलाइज़र क्या है, एक प्रकार का आपको वाटर पॉल्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल we have to substitute fertilizer with organic manure, leave the field uncultivated fallow in between the two crops। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइज़र विथ ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ अगर हम लोग फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो वो एक प्रकार का क्या है, यानी कि 2 क्रॉप्स का, यानी कि बताया जा रहा है कि आपको इसमें 2 क्रॉप के बीच में इसको बांटा जाता है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, कहा जाता है अगर से आप मैन्योर को डाल रहे हैं सॉइल में तो आपको क्या है, यहाँ से फ़ायदा है, क्या है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, वाटर को दोबारा से आने की इसमें क्या बढ़ जाती है, कैपेसिटी, क्षमता बढ़ जाता है। इट रेप्लेनिशेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, और मिट्टी को अपना न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करने में, यानी कि बदलने में आसानी हो जाती है। अब जानेंगे हम लोग अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स थ्रू क्रॉप रोटेशन, एक दूसरा है कि हम लोग सॉइल का न्यूट्रिशन को कैसे रिप्लेनिश करें, यानी कि चेंज करें, तो हम लोग क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मकई लगाया, मकई के बाद क्या लगाना, आपको गेहूं लगाना, ऐसा नहीं है कि मकई लगाया तो धान लगाई, कुछ इस तरह के, यानी कि अल्टरनेट करना आपको। दिस इज कैन बी डन बाय द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटिंग, यानी कि डिफरेंट क्रॉप लगाना है। जैसा कि आपको मेन ये जानना है कि कोई भी खेती करने के बाद जस्ट आपको दाल वगैरह की खेती कर लगानी चाहिए। क्यों, इससे क्या होता है, आपकी खेती उपजाऊ होती है और प्रोटीन वगैरह क्या होता है, मिट्टी में जा कर के मिलता है, और यानी कि पौधा में ज़्यादातर बीमारी वगैरह भी नहीं होता। कोई भी खेती लगाने के बाद जस्ट आप उन्हें पल्सेस की दाल वगैरह की खेती ज़रूर लगाएं खेत में। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थर्न इंडिया में यूज टू ग्रो लेग्यूम्स, जैसा कि यहाँ पे दाल दिया हुआ, वन सीजन वेट गेहूँ, नेक्स्ट सीजन में, अगले सीजन में गेहूँ लगा देते हैं और नेक्स्ट सीजन में दाल लगा देते हैं। दिस इज हेल्प द रिप्लेनिशेबल सॉइल विद नाइट्रोजन, यहाँ से क्या है, ये नाइट्रोजन के बारे में जैसा बताया आपको, ये रिप्लेनिश करता है नाइट्रोजन को आने में। नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटीन का काम करता है।
फार्मर आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रोडक्ट, यानी कि फार्मर क्या करते हैं, इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको समाने की अपने अंदर। इन दिस प्रीवियस क्लासेस में यू हैव लर्नड राइजोबियम, जैसा कि हमने आपको बताया था राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है, प्रोटीन को, यानी कि यहाँ से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, प्रोटीन बनता है। इससे क्या होगा कि आपके पौधा को क्या होगी, बहुत ही कम यानी कि बीमारी वगैरह होगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीका का विटामिन का भी काम करता है। दिस आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस, ये लेग्यूमिनस पौधा के क्या रहता है, रूट यानी कि उसके जो है कि नोड्यूल्स में रहता है। नोड्यूल्स मीन्स क्या हुआ, ये लेग्यूमिनस का प्लांट का गांठ टाइप का रहता है, इनमें ये बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। दिस आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये क्या है, आपको नोड्यूल्स के नाम से जाना जाता है। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में आपको हम बता चुके हैं, दी फिक्स नाइट्रोजन, यानी कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। डिड द इन ऑल ग्रास, यहाँ पे है कुछ वो आप अब यहाँ पे कुछ जानना है आपको फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बारे में। फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन्योर क्या होता है, एक चार्ट में आपको डिफरेंस है। फर्टिलाइज़र इज मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, ये मैन मेड। फर्टिलाइज़र कौन बनाता है, इसको मैन मेड बनाता है आदमी, ये इनऑर्गेनिक है। और मैन्योर क्या है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यू। ये मैन्योर एक प्रकार का क्या है, आपको यानी कि सड़ गल करके कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये मैन्योर बनता है। अब जानना है फर्टिलाइज़र इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है, फैक्ट्री में बनता है। और मैन्योर इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड, मैन्योर को या आप प्रिपेयर कर सकते हो फील्ड में, यानी कि कोई भी बड़ा सा एरिया आपके पास है तो वहाँ पे आप तैयार कर सकते हैं इन्हें मैन्योर को इजी वे में। अब जानना फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड बाय एनी ह्यूमस, फर्टिलाइज़र क्या करता है, ये प्रोवाइड नहीं करता है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब क्या हुआ कि फर्टिलिटी ये नहीं देता है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस, यानी कि मैन्योर क्या करता है, प्रोवाइड करता है और लॉट ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का मीन्स क्या हुआ कि ये उपजाऊ बनाता है, उन्हें फर्टिलिटी देता है, या तो आप फर्टिलिटी बोल सकते हो या ह्यूमस बोल सकते हो। फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच प्लांट नाइट्रोजन लाइक नाइट्रोजन, जैसे इसमें क्या होता है, सबसे अधिक एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम रहेगा। फर्टिलाइज़र आर वेरी नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन बताया आपको, पोटासियम। और मैन्योर में क्या होगा, लेस रिच इन, ये सब न्यूट्रिएंट इनमें नहीं मिले या नहीं रहेगा, जैसे एनपीके नाइट्रोजन यूरिया वगैरह इनमें मैन्योर में नहीं आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जानना है, टेबल 1.1 में देख चुके हैं। आप जानना है एडवांटेज ऑफ मैन्योर। एडवांटेज का मतलब क्या हुआ, इनकी आपको फ़ायदा क्या दिखता है मैन्योर का, अगर आप खेत वगैरह में फील्ड में डालते हैं तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइज़र, यानी कि ऑर्गेनिक जो है मैन्योर ये कंसीडर सोचा जाता है कि बेटर है किनके अपेक्षा में, फर्टिलाइज़र की अपेक्षा में। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइज़र एक केमिकल खाद है और मैन्योर क्या है, आपको ये यानी कि डिकम्पोजिशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, इसीलिए ये क्या है, कम हानि है फर्टिलाइज़र से। दिस इज़ बिकॉज इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्यों? क्योंकि मैन्योर के पास क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है, यानी कि वाटर को रखने की क्षमता इसके पास क्या है, मैन्योर के पास अधिक होती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, और ये क्या करता है कि सॉइल को पोरस भी बनाता है। पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्र, यानी कि इनमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ईजी वे में होता है। और आपको जानना है इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली मैक्रोब्स, और इनमें क्या होता है, मैक्रोब्स भी इनका फ्रेंडली ईजी वे में दोस्ती हो जाती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये क्या करता है, टेक्सचर यानी कि ज़मीन को क्या बनाता है, उपजाऊ बनाता है। अब जानना है हम लोगों को इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, सिंचाई, यानी कि इसे हम लोग को समय समय पे पानी देना चाहिए खेत में जब पानी की ज़रूरत होती हो। ऑल लिविंग बीइंग नीड वाटर टू लिव, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि वाटर क्या है, एक प्रकार का बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए पौधा को। वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट रूट्स, वाटर किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, रूट के द्वारा। Along with the water, mineral and fertilizer are also absorbed. Plant can contain nearly 90%. What plant क्या करता है, नियरली कितना परसेंट वाटर कंटेंट करके रखता है, 90%। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन, वाटर क्या है, बहुत ही एसेंशियल है किनके लिए, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए। जर्मिनेशन वैसा प्रोसेस को बोलते हैं जिनमें क्या होता है, पौधा धीरे धीरे से बाहर आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन।
डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। ये जर्मिनेशन क्या होगा, आपको सूखा कंडीशन में नहीं होगा। इनमें वाटर बहुत ही ज़रूरी है, वाटर देने के बाद ही तब क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व्ड इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर एल्सो इवापोरेशन, वाटर क्या होता है, एल्सो वे इवापोरेट भी कर जाता है, वहाँ से भी वाटर की क्या होती है, बर्बादी होती है, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में वो भाप बन के क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है। प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फॉरेस्ट एंड हॉट एयर करेंट, यानी कि गर्मी, जब गर्म हवा रहता है तो उस समय ये कंडीशन होता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। कहा जाता है कि आपको ज़मीन को क्या करना है, एनी टाइम उपजाऊ बना के रखना है, और ताकि क्या हो, उसका रेगुलरली मेंटेन बनाए रहे। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरीगेशन। आपको यहाँ पे इरीगेशन का डिफरेंशिएशन अगर पूछ लिया जाए तो ये क्या है, द सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सप्लाई किन में, टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। कितना, एक रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या हुआ, एक अलग अलग समय पे जब इनकी ज़रूरत हो सिंचाई की, तब हम लोग क्या करते हैं, उनमें पानी डालते हैं या सिंचाई करते हैं उसकी खेती की। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और ये जो टाइम है और फ्रीक्वेंसी इरीगेशन की ये वेरीज करती है क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल, और मिट्टी भी जैसा हो वैसा उसमें पानी लगता है, सिंचाई होती है। सीज़न टू सीज़न, और सीज़न भी देखा जाता है, गर्मी के सीज़न में पानी बहुत अधिक चाहिए, ठंडी के सीज़न में कम पानी लगता है खेत में। इन समर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर, समर में क्या हो जाता है, वाटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, हायर हो जाती है। वाई इज़ इट सो, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर वेपर क्या होता है, इवापोरेशन बहुत ही अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए क्या करते हैं, वाटरिंग यानी कि हम लोग अधिक करते हैं सिंचाई खेती में। वाई इज़ इट सो, कुड इट बी ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट ऑफ द इवापोरेशन, जैसा कि आपको बताया कि इस सीज़न में क्या होता है, इवापोरेशन रेट बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इवापोरेशन हम उन्हें कहते हैं, वाटर का लॉस होना वेपर के फॉर्म में, भाप के फॉर्म में, तो वो क्या है, आपको इवापोरेशन है। आप जानेंगे कुछ सोर्स है जिसको बोलते हैं इरिगेशन। सिंचाई की किस किस प्रकार से सोर्स है, हम लोग सिंचाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन वेल्स, या तो आप वेल से कर सकते हैं, कुआं वगैरह से, या ट्यूब वेल से कर सकते हैं, या पॉन्ड वगैरह से, या लैक्स या रिवर या नदी वगैरह से आप कर सकते हैं, या तालाब वगैरह से, डैम से, कैनाल के द्वारा भी किया जा सकता है। अब जानना है हम लोगों को कुछ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ये ट्रेडिशनल मेथड इसलिए अप्लाई किया गया था, उस समय क्या थी, पानी की बहुत ही कमी थी, तो ये ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई किया। The water is available in the wells, lakes and canal is lifted up by different methods in different region for taking to the field. Cattle or human labor is used in this method, so these methods are cheaper but less efficient. The various traditional ways are. यहाँ पे क्या कहा जाता है, जिस मेथड को पुराने ज़माने में क्या माना जाता था, सस्ता माना जाता था और आसानी तरीक़ा से खेत वगैरह में पानी पड़ जाता। जैसे एक है आपको मोट को क्या बोलते हैं हम लोग, पुली सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं चैन पंप। तो जैसा देख सकते हैं यहाँ मोट का आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे ये वाला क्या है, ये वाला इसको बोलते हैं चैन पंप, और ये क्या है, ढेकली, ये ढेकली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक बड़ा सा यहाँ पे रखा जाता है, इसको हटा के तब ये क्या होता है, बाल्टी आपको अंदर जाता है, फिर यहाँ से क्या होता है, पानी निकलता है। एक होता है राहत और लीवर सिस्टम। ये वाला क्या है, आपको राहत और लीवर सिस्टम है, जिसमें कैटल बांधा हुआ ये चारों ओर घूमता है, फिर वहाँ पे बाल्टी जो बांधा हुआ ये भी घूमता है, और फिर पानी यहाँ से ऊपर की ओर इधर से खेत में फील्ड में आता है। पंप आर कॉमनली यूज्ड इन लिफ्टिंग वाटर। पंप को यूज क्यों किया जाता है, ताकि वो पानी को ऊपर तक जाने दे। डीजल, बायो गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन द पंप्स, और यानी कि पंप्स वगैरह को चलाने के लिए अभी के दौर में डीजल वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, और सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जानेंगे हम लोग मॉडर्न मेथड, यानी कि अब के ज़माने में कौन सा, यानी कि किस प्रकार से सिंचाई किया जा रहा है। एक होता है, आपको जानेंगे, देखिए, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली एंड द मेन मेथड ऑफ यूज्ड आर फॉलोज। यानी कि एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल से नाम से ही आपको वर्ड से जाहिर हो रहा है कि स्प्रिंकल का मतलब क्या होता है, छिड़काव करके जो पानी पड़ता है उन्हें क्या बोलते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम बोलते हैं। दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल वन ऑफ द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल
द परपेंडिकुलर पाइप्स, इसका पाइप क्या होता है यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। परपेंडिकुलर किन्हें बोलते हैं, जो 90 डिग्री पे होता है, एकदम सीधा खड़ा होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर पाइप्स बोलते हैं। हैविंग रोटेटिंग नोजल, और उनमें क्या ऊपर में रोटेटिंग, जो रोटेट करता है घूमता है वो नोजल से लगा हुआ ऑन टॉप पे, आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन वाटर इज allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump it escapes for the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crops as if the raining sprinkler is very useful lawns coffee plantation several other crops। जैसा कहा जाता है कि ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए क्या किया जाता है, स्प्रिंकल सिस्टम बहुत ही इसेंशियल माना जाता है। क्यों, ताकि इससे क्या हो, छिड़काव पर के हर एक पत्ता वगैरह पे इसका क्या हो, पानी वगैरह आपको पड़े। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। अब जानेंगे हम लोग ड्रिप सिस्टम के बारे में। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, ड्रिप सिस्टम का मतलब क्या हुआ, पौधा डायरेक्ट क्या रहता है, इनका रूट से कनेक्शन रहता है। पानी कहाँ जाता है, डायरेक्ट आपको रूट में जाता है। जैसा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूरा पाइप बिछा हुआ रहता है और हर एक को ज्वाइन किया हुआ रहता है रूट से, और पूरा पानी कहाँ जाता है, इनके रूट में जाता है। देखिए, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। जैसे आपको बताया कि ये धीरे धीरे ड्रॉप बूंद बूंद जा करके कहाँ गिरता है, ये पानी रूट में, उनके जड़ में गिरता है। सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ड्रिप सिस्टम किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट में गिरता है। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट। ये क्या है, बहुत ही अच्छा टेक्निक माना जाता है। किसके लिए, जैसे गार्डन वगैरह में और फ्रूट वगैरह, फल वगैरह की खेती वगैरह में। ट्रीज एंड वाटर इज़ नॉट वेस्टेड टू ऑल, यानी कि इसमें क्या होती है, वाटर की बर्बादी बहुत ही कम होती है। इट इज़ अ बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ पुअर। ये इसका इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे क्या होती है, पानी की कमी होती है। अब जानना है हम लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे वीड्स से। वीड्स का मतलब हुआ जंगल, यानी कि अनवांटेड प्लांट या अनडिज़ायरेबल प्लांट भी बोल सकते हैं, जो क्या है कि पौधा के साथ साथ आपको उगता है, उसे हम लोग यानी कि कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। भोजो एंड पहली वेंट टू नियर बाय द वेट फील्ड। एक भोजो और पहली क्या है, एक लड़की है जो कहाँ जाती है, एक गेहूं के खेत में जाती है, और साव देयर वेयर सम अदर प्लांट इन द फील्ड। वो क्या देखती है, कुछ अदर प्लांट देखती है, ग्रोइंग एलोंग विद द वेट, गेहूं के साथ एक दूसरा अनदर प्लांट देखती है। इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिज़ायरेबल प्लांट, और फील्ड के चारों ओर देखती है तो उसे अलग अलग अनडिज़ायरेबल प्लांट नज़र आता है। मे ग्रो नेचुरली एलोंग विद द क्रॉप, और वो क्या है, प्राकृतिक नेचुरली वे में क्रॉप के साथ ही उगता है। दे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। वो जो है अनडिज़ायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो अनडिज़ायरेबल का मतलब क्या होता है, इच्छा के लायक नहीं, जो हम लोगों की इच्छा है ही नहीं है, वो पौधा क्या होता है, फील्ड में खेत में उग जाता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वीड्स। वीड्स मीन्स क्या होता है, जंगल। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अगर हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग नेसेसरी सिंस weeds compete with the crop and plant for water, nutrient, space and light, thus they affect growth of crop, and some weeds interfere when the harvesting and may the poisonous for animal and human being। कहा जाता है कि जंगल क्या है, एक प्रकार का वो तो पौधा का न्यूट्रिशन, अगर माने कि आप खेत में फर्टिलाइज़र वगैरह डाल रहे हैं तो वो तो एक पौधा का फर्टिलाइज़र को भी यूज़ कर रहा है। अगर बाय द वे वो बढ़ने दे देते हैं, अगर हम लोग फसल के साथ उसको काटेंगे तो वो एक प्रकार का क्या हो सकता है, पॉइजनस भी बन सकता है। फार्मर एडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स, और फार्मर क्या करते हैं, इसका अलग अलग यानी कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। टेलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन दी अपरूटिंग द किलिंग ऑफ वीड्स which may then dry up, get mixed with the soil. The best time for the interval of weeds is before the produce flower and seeds. The manual removal of include physical removal of weeds by uprooting and cutting them close of the ground from time to time. This is done with the help of khurpi. A seed drill is also used. Uproot weeds. Weeds are also controlled by सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड, और कुछ केमिकल का नाम है जिनका वीडीसाइड का नाम। यहाँ पे ऊपर में ये कहा जा रहा है कि जैसे क्या है, पौधा आपको ग्रो कर जाता है, या तो उसको अनवांटेड अनडिज़ायरेबल प्लांट जो ग्रो करता है जंगल, उन्हें क्या करें हम लोग, या तो टाइम टू टाइम रिमूव कर दें, या तो उसका एक इस्तेमाल किया जाता है, खुरपी वगैरह से भी इस्तेमाल किया जाता है, या सीड ड्रिल वगैरह से भी उनको हम लोग
यानी कि इस्तेमाल करके खेत से बाहर कर देते हैं। अब जानते हैं हम लोग कुछ वीडिसाइड का, जिनसे हम लोग वीड्स को, जंगल को कंट्रोल कर सकते हैं। उनका नाम है 2,4-D। ये आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 2,4-D क्या है? ये एक वीडिसाइड है जिनसे जंगल वगैरह को मारा जाता है। दिस आर स्प्रेड इन द फील्ड किल द वीड्स। और इसे क्या किया जाता है? स्प्रेड किया जाता है फील्ड में, और ये क्या करता है? किल करता है जंगल को। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। और ये क्रॉप को जो है कि ना हानि नहीं पहुंचाता है, सिर्फ इससे क्या होता है? जंगल ही मरता है। द weedicides are diluted with water to next extent required, sprayed in the field with the sprayer। यानी कि इसको स्प्रे से किया जाता है, जैसे कि डायग्राम में आपको दिया होगा, स्प्रे किया जाता है हर एक यानी कि फील्ड के ऊपर, जिस पे खेती पे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, सिर्फ क्या होगा? जंगल ही मरेगा उनसे। अब हम लोग बात करेंगे हार्वेस्टिंग के बारे में। जैसे कि यहाँ पे भी दिया हुआ कि एज ऑलरेडी मेंशन वीडिसाइड आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग वीडिसाइड में अफेक्ट द हेल्थ एंड फार्मर, सो दे शुड दिस केमिकल वेरी केयरफुली एंड दे शुड कवर द नोज एंड माउथ एंड पीस ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दिस ग्रोथ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जो भी वेडिसाइड अगर खेत वगैरह में डालते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? नाक वगैरह में कपड़ा वगैरह बांध लेना चाहिए, क्योंकि ये केमिकल क्या है? उन्हें हानि पहुंचा सकती है। जब वो इनहेल करेंगे, सांस लेंगे, तो उस सांस के द्वारा क्या है? उन्हें वो केमिकल अंदर जा सकता है। अब जानेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? खेती को यानी कि काटते हैं, जो उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये हार्वेस्टिंग क्या है? एक इम्पोर्टेंट टास्क है माना जाता है। कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ ए मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब आपका क्रॉप क्या हो जाता है? ये मैच्योर हो जाता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट या कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजली टेक 3 to month। यानी कि हम लोग कब काटते हैं? ये 3 से 4 मंथ का क्रॉप हो जाता है, सीरियल अनाज हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? उसको काट देते हैं। वो अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी कि काटने के लायक हो जाता है। जब गेहूँ वगैरह को देखे होंगे, जब आपको ये गोल्डन कलर का हो जाता है, तो तब हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं। ये 3 से 4 महीना में कट जाता है फसल। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन बाय मैनुअली सिकल, यानी कि हाथ, यानी कि ये जो है आपको सिकल से ज़्यादातर हार्वेस्टिंग किया जाता है। सिकल मीन्स कचिया होता है। और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और मशीन से भी किया जाता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर मशीन के नाम से जाना जाता है। इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप इन द ग्रेन सीड्स इन दी सेपरेटेड, और वो क्या करता है? ग्रेन को वहाँ से सेपरेट करता है, जैसा कि यहाँ पे आपने मशीन देख रहे हैं। फ्रॉम द चाफ। चाफ का मतलब क्या होता है? भूसा, जो अनवांटेड चीज़ होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग जो उसको अलग करते हैं थ्रेशर के द्वारा, वो क्या है? थ्रेशिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। दिस इज कैरियड आउट दी with the help of machine is called combine with combine, which in fact harvester also known as thresher। या combine मशीन भी बोल सकते हैं, या इसे थ्रेशर के भी नाम से जान सकते हैं, या हार्वेस्टर मशीन भी बोल सकते हैं आप। अब जानना कुछ फार्मर क्या है जो छोटे पैमाने पे खेती करते हैं, वो भी उस ग्रेन को चाप से, भूसा वगैरह से अलग करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? विनोविंग। विनोविंग का मतलब क्या हो? ये हवा के द्वारा अपना चाप, भूसी को क्या करते हैं? उससे अनाज को अलग करते हैं। यू हैव ऑलरेडी, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6 में, जैसा कि आपने इनके बारे में क्लास 6 में स्टडी किया होगा। अब आता है हम लोगों को स्टोरेज का। Storage of produce is an important task. If the harvested grain are to kept for a longer time, they should be safe from moisture, insect, rats and microorganisms. Harvested grain have more moisture। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्टोर करने से पहले क्या करना होगा हम लोगों को? उसे मॉइस्चर, यानी कि उसमें हार्वेस्ट करके जो लाते हैं, वो क्या होता है? बहुत ही अधिक उसमें मॉइस्चर रहती है, नमी रहती है। इट फ्रेशली हार्वेस्टेड दे मे गेट स्पॉइल्ड या अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग द अनफिट एंड फॉर जर्मिनेशन। यानी कि कहा जाता है अगर हम लोग डायरेक्ट उसे स्टोर कर देते हैं, खेत से काट के लाए और स्टोर कर दिए, तो इससे क्या हो सकता है? उस पर जर्मिनेशन हो सकती है, यानी कि उस पर छोटा छोटा पौधा निकल सकता है। तो इससे हम लोगों को क्या करना? फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। हम लोगों को स्टोर नहीं करना है जब तक हम लोग उसको अच्छी तरीक़ा से सुखा नहीं देते हैं, उसका नमी को अच्छी तरीक़ा से ख़त्म नहीं कर दें। They may get spoiled या attacked by the organism, making them unfit for use for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture।
और हम लोगों को क्या करना है, इसका मॉइस्चर को पूरी तरीक़ा से रिड्यूस कर देना है। इसको सूरज की रोशनी में यानी कि धूप हो तो उसमें सुखाना है इसको अच्छी तरीक़े से। द प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंगस, यानी कि ये इससे अगर हम लोग अच्छी तरीक़े से उसे ड्राई कर देते हैं, सुखा देते हैं, तो ये फंगस वगैरह से क्या हो सकता है, प्रिवेंट हो सकता है, इनमें फंगी वगैरह नहीं लगेगा। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ फूड सिलोज है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन है, डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे जानना है आपको, फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन द जूट बैग्स, यानी कि वो जूट बैग्स में भी स्टोर करते हैं। बीन्स, हावर लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन इज डन बाय सिलोज, अगर बड़े पैमाने पे उसको यानी कि सबसे अधिक है तो आपको अनाज उसको सिलोज में हम लोग रखते हैं। एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम वेस्ट लाइक रैट्स, इंसेक्ट, ये अगर उस तरह हम लोग रखते हैं तो क्या होता है, हम लोगों का अनाज चूहा वगैरह, इंसेक्ट वगैरह से बचता है। Dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in a big godowns, specific chemical treatment required to protect them from pest of microorganisms. यानी कि ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर आप ड्राइड नीम यानी कि अगर नीम का सूखा पत्ता आप डाल देते हैं अनाज में तो ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकता है। After completing this table, you have must seen that like a plant, animal also provide us with different kinds of food. Many people living in the coastal areas consume fish a major part of their diet. In the previous classes, you have learned about the food that obtained from plant. We have just seen that process of crop production involve a number of steps like selection of seeds, sowing. It is similarly animal reared at home in farms to be provided होम, यानी कि जैसा कि आप घर वगैरह में, चाहे आप फार्म वगैरह में देखे होंगे कि कोई पोल्ट्री हो, चाहे एनिमल्स किसी को एक रेयरिंग करना, फिश वगैरह को भी देखे होंगे, छोटे छोटे पॉन्ड वगैरह में, तालाब वगैरह में उन्हें अच्छी तरीक़ा से पाला जाता है और समय समय पे उन्हें न्यूट्रिशन वगैरह भी, आहार वगैरह दिया जाता है, उसका केयर अच्छी तरीक़ा से किया जाता है प्रॉपर वे में। Have to provide with a proper food, shelter and care. With this done in a large scale, it is called एनिमल हस्बेंड्री। ये एनिमल हस्बेंड्री उन्हें कहते हैं अगर आप बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे कोई एनिमल को आप अच्छी तरीक़े से केयर कर रहे हैं, फूड दे रहे हैं, तो वो एक क्या कहलाएगा, एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जाना जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्राउंड एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। यानी कि एक ही प्रकार का अगर फसल हम लोग बड़े पैमाने पे उगाते हैं और एक ही जगह पे उगाते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड, सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, ग्रोइंग करने से, फसल को बोने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे सॉइल को, ये वाला हो जाएगा इनमें। और जानना है आपको डैमेज सीड वुड, डैमेज सीड क्या होगा, वो अगर कोई भी सीड डैमेज हो तो वो ऊपर में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, हिलेगा। जैसा आपको मैंने बताया था कि आप फर्स्ट मार्केट से लाते हैं तो उन्हें पानी में रखें, पानी थोड़ा सा होना चाहिए बेसी, और जो भी सीड ख़राब होगा वो क्या होगा, ऊपर में फ्लोट होगा और उन्हें आप सेपरेट कर दें डैमेज सीड को। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैमेज सीड्स वुड बी फ्लोट ऑन अ टॉप ऑफ वाटर। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, और इसे क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल को, वाटर और न्यूट्रिएंट चाहिए अच्छी तरीके से ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए। और मैचिंग है, या तो आप खुद से भी बना सकते हैं, जैसे खरी क्रॉप है, खरी क्रॉप का आपको एग्जांपल पूछेगा तो इसका हो जाएगा वेट, पेडी, मेज, और रबी क्रॉप में हो जाएगा वेट, ग्राम। केमिकल फर्टिलाइज़र क्या है, यूरिया, फॉस्फोरस, और ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होगा, फूड फॉर कैटल, आप इसे लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अगर से कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।